नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 77वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए हुए पहले तथा दूसरे आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। इनके द्वारा चलाया हुआ प्रथम आंदोलन चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है एवं दूसरा खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दोनों ही आंदोलनों की चर्चा हम अपने इस व्याख्यान में करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या बिंदु हैं जो आपकी परीक्षाओं से संबंधित हैं और इनमें क्या सुधारात्मक कार्य किए गए। आइए समझने का प्रयास करते हैं एक एक पॉइंट से कि चंपारण आंदोलन आखिर में क्या था। गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन, इनका ये पहला आंदोलन। परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि गांधी जी द्वारा चलाया हुआ पहला आंदोलन कौन सा था, तो इसका उत्तर यहीं आपको मिल जाता है कि चंपारण आंदोलन था। और किस स्थान पर चलाया गया, तो यह बिहार में चलाया गया। गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन चंपारण बिहार के किसानों की दयनीय दशा के विरोध में उभरा था। एक किसान यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा अपने कृषिजन क्षेत्रों में 3/20 भाग पर नील खेती करने के बाध्य किया गया था। यहाँ पर हम देख सकते हैं, बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि गांधी जी द्वारा यह जो आंदोलन है वह किसानों की दयनीय स्थिति को समझते हुए चलाया गया। और इसमें हम देख सकते हैं कि किसानों को जो कष्ट था उसको समझने का प्रयास करते हैं कि यह यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा, जो यूरोपीय यानी ब्रिटिशर्स यानी यूरोप से जो आने वाले नील बागान के मालिक थे, वह इनसे नील की खेती करवाते थे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कृषि का जो क्षेत्र हुआ था करता था, यानी इनकी जो कृषि का क्षेत्र है वह 3/2 भाग पर 3/20 भाग पर 1/3 भाग पर इनको खेती करनी पड़ती थी। और इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार के कष्टों का सामना इनको करना पड़ता था, क्योंकि अनाज उगाने से उनको अनाज की प्राप्ति होती और जिससे वह अपना भरण पोषण करते। नील की खेती केवल बिजनेस पर्पस से यूरोपीय लोगों द्वारा भारतीयों से कराई जा रही थी और इसके विरोध में ही, इस व्यवस्था के विरोध में ही जो कि चंपारण आंदोलन है वह कंडक्ट कराया गया। और हम देख सकते हैं इस व्यवस्था को 3 कठिया व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है, 3 कठिया व्यवस्था किस आंदोलन से संबंधित है, तो चंपारण आंदोलन से संबंधित है। इस बात को भी आपको याद रखना है। और आगे देख सकते हैं कि रासायनिक रंगों के प्रचलन से नील के बाजार में गिरावट आने के पश्चात नील बागान मालिक और अन्य बकाया राशियों में क्रमिक वृद्धि करके किसानों को इस फसल की बाध्यता से मुक्त कराने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि रासायनिक रंगों यानी वहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति आई थी और इसके कारण वहाँ पर रासायनिक रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि कपड़ों को रंगने एवं अन्य इस प्रकार की गतिविधियों में जो प्रयोग किया जाता था, जो नील का प्रयोग किया जा रहा था, उसमें रासायनिक रंगों का प्रचलन हो चुका था। अतः बाजार में इसकी कीमतों में गिरावट आई थी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बागान मालिकों द्वारा जो भी यहाँ इनके ऊपर जो भी किसानों के ऊपर जो भी लगान लगाई हुई थी या कर इम्पोज किए हुए थे, और इसके अलावा जो भी इनकी राशियाँ बकाया थी, और क्रमिक वृद्धि करके यानी लगातार इनके द्वारा जो कर व्यवस्था हुआ करती थी उसमें वृद्धि की जा रही थी। और किसान जिसे तय करने के लिए बाध्य नहीं थे, यानी उनके पास इतनी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि उन करों का भुगतान वो कर सकें। यदि वह करों का भुगतान करते हैं तो भरण पोषण में समस्याएं उत्पन्न होगी। और हम देख सकते हैं कि इस प्रकार की समस्याओं के कारण जो विरोध निकल कर आए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1917 ईस्वी में विरोध के स्वरूप राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को किसानों की स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध के पश्चात चंपारण आंदोलन प्रारंभ किया गया। राजकुमार शुक्ल जो कि किसानों के पक्ष में विरोध करना चाहते थे, अतः इनके द्वारा गांधी जी के बारे में सुना गया था कि गांधी जी द्वारा जो कि विदेशों से इस प्रकार की व्यवस्था लाकर जो कि अफ्रीका में इनके द्वारा जो आंदोलन चलाए हुए थे, और इससे सरकार को इन्होंने कई बार झुकाया भी था। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि गांधी जी दो को इस आंदोलन के लिए इनवाइट किया जाता है, और वो किसके द्वारा इनवाइट किया जाता है, राम कुमार शुक्ल के द्वारा।
और हम देख सकते हैं कि इस प्रकार की जो भी किसानों की समस्याएं थी उनसे इनको अवगत कराया जाता है, उनको बताया जाता है कि किस प्रकार की समस्याएं किसानों के समक्ष चल रही हैं। अनुरोध को स्वीकारते हुए गांधी जी चंपारण आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। इस आंदोलन में गांधी जी के अन्य सहयोगी थे, उनको आप याद रख सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई आदि प्रमुख इनके साथ हुआ करते थे, जो कि चंपारण आंदोलन में शामिल हुए। अंग्रेज प्रशासकों ने गांधी जी के चंपारण आंदोलन पर उन्हें तुरंत जिला छोड़ने का आदेश दिया। यहाँ पर एक छोटी सी घटना को हम समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे ही गांधी जी चंपारण आंदोलन में प्रवेश करने के लिए आते हैं तो जिला कलेक्टर द्वारा आदेश दिया जाता है कि वह इस स्थान को छोड़ दें। और हम देखते हैं कि जो भी जिस ट्रेन से ये आ रहे थे तो उस ट्रेन पे से आ रहे थे वहाँ पर इन्होंने सिपाही लगा दिए थे, क्योंकि इस समय गांधी जी को कोई नहीं जानता था। और जहाँ तक हम देख सकते हैं कि जो अंग्रेज अफसर थे वह भी गांधी जी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। जिस प्रकार वो लेने जाते हैं और भीड़ इतनी होती है कि गांधी जी निकल जाते हैं, उनको लगता है कि कोई सूट वूट पहन के कोई व्यक्ति आएगा और इस आंदोलन का नेतृत्व करेगा। जब वो ट्रेन से निकलते हैं और सीधे निकल जाते हैं, उनसे लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि गांधी जी कहाँ हैं, तो उनके द्वारा जो भी लोग होते हैं उनके द्वारा जवाब दिया जाता है वो तो पहले ही निकल गए। और इस प्रकार हम देखते हैं कि महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन में शामिल होते हैं और जो कलेक्टर का आदेश था उसको ठुकरा देते हैं। आंदोलन का आदेश होने के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासकों ने गांधी जी की मांग के अनुसार व्यवस्था की जांच की। अब वो इस प्रकार की समस्या आला अधिकारियों के द्वारा के सामने जाती है। जिस प्रकार का विरोध एक गैदरिंग सामने हो जाती है, बहुत से लोग जो गांधी जी के फॉलोवर होते हैं वह वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस गैदरिंग को देखते हुए जो भी आला अधिकारी होते हैं उनके द्वारा इसकी जांच की जाती है। जांच के परिणाम स्वरूप इसे दोषपूर्ण पाया जाता है और दोषपूर्ण व्यवस्था पाए जाने के कारण 3 कठिया व्यवस्था को बाध्य होना पड़ता है या इसको बंद करना पड़ता है। चंपारण के सफल आंदोलन द्वारा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। यहाँ से हम देखते हैं कि गांधी जी की भारतीय राजनीति में शुरुआत हो जाती है और यह इनका पहला आंदोलन था। इन सम्मेलन में सफल होने पर न सिर्फ भारतीयों में आत्मविश्वास में वृद्धि हुई बल्कि राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि हुई कि किस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना के चलते किस प्रकार लोग इकट्ठे होकर किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, किसी भी समस्या से लड़ सकते हैं। केवल उनके लिए एक अध्यक्ष की या मार्गदर्शक की आवश्यकता है और उनके मार्गदर्शक गांधी जीवन के सामने आए और उनके द्वारा इस आंदोलन में सफलता दिलाई गई। इस प्रकार हमने समझा कि चंपारण आंदोलन एवं इससे प्रमुख बातें वह कौन कौन सी थी। इसमें आपको जो याद रखने योग्य पॉइंट हैं उसको आप देख लीजिए कि चंपारण आंदोलन सबसे पहली बात कि यह गांधी जी द्वारा चलाया हुआ पहला आंदोलन था। तारीख याद रखनी है, जो भी डेट है 1917 में यह आंदोलन चलाया गया। हम देख सकते हैं कि यह 3 कठिया व्यवस्था थी जो कि 1/3 ज़मीन पर किसानों के लिए नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया था। और हम देख सकते हैं कि इसके विरोध में जो भी यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं थी इनको कर देने के लिए बाध्य होते थे, इनको कर देना ही होता था और अपनी कृषि में केवल 1/3 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। आगे देख सकते हैं कि 1917 में राम कुमार शुक्ल द्वारा इनको इनवाइट किया जाता है गांधी जी के लिए और यह आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। इनके सहयोगी सदस्य जो भी थे राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई आदि इनके साथ हुआ करते थे इसी आंदोलन के दौरान। और हम देख सकते हैं कि यहीं से भारतीयों में आत्मविश्वास की भावना में वृद्धि होती है। छोटे छोटे से इंसिडेंट जिनको आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि गांधी जी की जो छवि थी उनके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। एक बार की बात है, चंपारण आंदोलन के दौरान ही एक स्त्री इनके लिए वस्त्र लेकर आती है कि आप आप अध्यक्ष हो, आपको अच्छी तरह से वस्त्र पहनने चाहिए। क्योंकि हम देख सकते हैं कि 2 ही वस्त्रों में गांधी जी एक सरलता पूर्ण तरीके से रहते थे। जब इनको वस्त्र उपहार स्वरूप दिए जाते हैं तो उनके द्वारा जवाब दिया जाता है कि उस समय पर जो भारतीयों की आबादी हुआ करती थी उस आबादी में से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि 90 से 95% हिस्सा जो आता था वह उसी प्रकार के वस्त्र पहनता है। गांधी जी द्वारा कहा जाता है कि मैं भारत की जनता से इस प्रकार जुड़ना चाहता हूँ
कि उनको मेरे साथ चलने में कोई भी हिचकिचाहट ना हो। और उनके द्वारा यह जवाब दिया जाता है कि हाँ, यदि जिस दिन मैं इस कार्य में सक्षम हो जाऊंगा कि मेरे जो 30 करोड़ भारतीय हैं उनके लिए अगर कपड़े पहनाने की बात आए तो पहले उनसे ही शुरुआत होगी, बाद में इसको मैं धारण करूंगा। और इस प्रकार की बात करते हुए वह अपने उपहार को ठुकरा देते हैं। और इसके थोड़ी सी परिणामों की चर्चा कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप जो आंदोलन चला, इसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार ब्रिटिश शासकों द्वारा जो भी यूरोपीय जो बागान मालिक थे उनके द्वारा इनको एक कर दिया जाता था ताकि वह नील की खेती कर सके। और जो भी कर इनके द्वारा दिया गया था वह माफ़ हो चुका था, यानी वह कर की अदायगी भी नहीं की गई थी। और साथ ही नील की खेती के पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इस प्रकार हमने समझा क्या था चंपारण आंदोलन। आगे हम देखते हैं खेड़ा आंदोलन के बारे में, जो कि 1918 में घटित घटना थी। और इसको हम देख सकते हैं कि गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी के किसानों के पक्ष में यह दूसरा आंदोलन था। यानी हम देख सकते हैं कि किसानों के पक्ष में यह दूसरा आंदोलन जो किया गया था वह खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और हम देख सकते हैं कि फसल खराब हो जाने के कारण कुणबी पाटीदार जो किसान हुआ करते थे उनके कष्टों के निराकरण करने के लिए गांधी जी खेड़ा गए थे। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति थी कि इनसे जो भी इनकी फसल खराब होने के बावजूद भी इनसे लगातार जो भी इनके द्वारा कर वसूली एवं जो फसल की अदायगी की मांग की जा रही थी। और इसी मांग के चलते किसान इसको चुकाने में असक्षम थे। और असक्षमता के कारण यह जो विरोध करने लगे थे, और इस विरोध का नेतृत्व फिर गांधी जी द्वारा किया जाता है। और जिस प्रकार यह अध्यक्षता की जाती है और इसमें सफलता मिलती है उसको हम देखते हैं। इस विरोध का प्रमुख कारण फसल की उचित पैदावार न होने के बावजूद सरकार द्वारा लगान वसूली की गई। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार के जो शोषण है वह ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश के जो भी या जमींदार हुआ करते थे, इनके द्वारा नियुक्त किए हुए जमींदार थे, उनके द्वारा यहाँ पर किए जा रहे थे। जिसके अनुसार फसल की पैदावार ना होने के बावजूद भी इनसे कर की वसूली की जाती थी। यहाँ लगातार किसानों के द्वारा लगान में राहत प्रदान करने की मांग की जा रही थी। लगातार किसान अपनी जो भी कर थे उन पर राहत प्रदान करने के लिए लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश शासन ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। और देख सकते हैं कि इस बात से असंतोष फैला, और इस असंतोष के कारण यहाँ पर जो आंदोलन है वह कंडक्ट कराया गया। देख सकते हैं कि इंदुलाल वैज्ञानिक वल्लभ भाई पटेल दोनों नेताओं के साथ गांधी जी ने खेड़ा का दौरा किया और किसानों को यह समझाया कि वह किसी भी प्रकार से जो भी ब्रिटिश सरकार द्वारा इन पर जो कर इम्पोज किए गए हैं उनकी अदायगी ना करें। और हम देख सकते हैं कि किसानों के आंदोलन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार दबाव में आ गई। और किसानों के आंदोलन में जिस प्रकार की यह प्रमुख नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल भी रहते हैं, और इसमें महात्मा गांधी शामिल रहते हैं, इंदुलाल जी शामिल रहते हैं, और इस प्रकार के जो आंदोलन हो रहे थे इससे सरकार दबाव में आ जाती है तथा उसने एक गोपनीय आदेश दिया, तथा सरकार द्वारा एक गोपनीय आदेश दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि लगान केवल उन कृषकों से लिया जाएगा जो लगान देने में सक्षम हो। इस प्रकार अपने उद्देश्यों में सफल होने के पश्चात गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। जिस प्रकार चंपारण आंदोलन में गांधी जी को सफलता मिली थी, उसी प्रकार जब इनके साथ जो भी ब्रिटिशर्स होते हैं उनके साथ टेबल पर बात होती है, और इसके अनुसार बातें जो निकल कर आती हैं कि उनके द्वारा जो अपना यह आदेश था, जो भी कर वसूली के लिए यहाँ पर आदेश जारी किए जा रहे थे, उन आदेशों को वापस ले लिया जाता है। अतः खेड़ा आंदोलन में उनको विजय प्राप्त होती है। और हम देख सकते हैं कि इसी आंदोलन के दौरान एक और प्रमुख बात, वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं द्वारा सरदार कहकर बुलाया जाता है, और सरदार की उपाधि जो कि ग्रामीण महिलाओं के द्वारा इनको दी जाती है, तब से इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़ा। और आशा करता हूँ कि आपको यह सब व्याख्यान समझ आए होंगे, और इस प्रकार की जानकारी आप अन्य बच्चों तक फैलाना चाहते हैं तो इसको ज़रूर शेयर करें और पढ़ते रहिए। खुश रहिए। जय हिंद।